नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इसमें थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग, लगभग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। समसामयिक कलाकार को भी लगभग समाहित किया गया है और उसके साथ साथ आपको जो भी पॉइंट्स आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उन्हें लेने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। पेन पेपर उठा के रखिएगा। क्योंकि हो सकता है आपको कुछ डाटा नोट डाउन भी करना पड़े, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। जैसे पहला पॉइंट है, हेरोडोटस किस देश का निवासी था? तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी माना जाता है? यूनान देश का निवासी हेरोडोटस को माना जाता है। यूनान का निवासी हेरोडोटस था। हेरोडोटस की अगर बात करते हैं तो इसके पुस्तक मूल रूप से कौन सी है? तो हिस्टोरिका एक पुस्तक हेरोडोटस लिखता है। ये पूछा गया है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? तो हेरोडोटस की ही अच्छी रचना मानी जाती है। यूनान का जो दार्शनिक होता है, यूनान का जो नागरिक होता है, वो मूल रूप से हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखता है। इसीलिए आगे चल करके मूल रूप से हेरोडोटस को जो है पितामह कहा जाता है। इतिहास का जनक किस विश्व स्तर पे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक जो विश्व स्तर पे हैं वो हेरोडोटस जी ही माने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप भारतीय इतिहास के जनक के रूप में अगर देखेंगे तो महर्षि वेदव्यास जी आएंगे। महर्षि वेदव्यास जी वही हैं जो महाभारत के रचयिता होते हैं। महाभारत के रचयिताकार होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो हैं महर्षि वेदव्यास जी। इन्होंने मूल रूप से जो है भारतीय इतिहास के जनक के रूप में ख्याति अर्जित की। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आएगा कि भारत में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो भारत में अगर इतिहास शब्द के प्रयोग की बात हो, सबसे प्रथम प्रयोग जो है किस ग्रंथ में हुआ है? तो इतिहास का प्रयोग सबसे पहले महाभारत में हुआ। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जो है सबसे पहले भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं। भारतीय इतिहास के जनक के रूप में ख्याति अर्जित किए। आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट आता है, भारतीय चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं चरक जी हैं। चरक संहिता इनकी जो है बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। चरक जी को अगर बात करते हैं भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उसके साथ कुषाण शासक कनिष्क के दरबार का जो है चिकित्सक रहा है, वही मूल रूप से भारतीय चिकित्सा का जनक होता है। तो कुषाण शासक के दरबार में जो है चरक ही जो है रहे हैं एज अ डॉक्टर के रूप में, एज अ दरबारी के रूप में। आप देखेंगे तो कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी डॉक्टरों के रूप में अगर बात करते हैं, चिकित्सक के रूप में अगर बात करते हैं तो चरक जी रहते हैं और यही चरक आगे चल करके चरक संहिता लिखते हैं। और चरक संहिता आप जानते हैं पहली रचना मानी जाती है आपके चिकित्सा क्षेत्र की। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? कितने भाग? तो आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पढ़ने की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबका अलग अलग पॉइंट होता है, अलग अलग डाटा होते हैं। आप देखेंगे कि जो है इतिहास को कई खंडों में बांटा जाता है, कई खंडों में जो है इतिहासकार तोड़ मरोड़ के इसे पेश भी करते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, उत्तर भारत की सोहन संस्कृति और दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति किस काल की श्रेणी में आती है? तो सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति का जो है समन्वय होता है वो निम्न पुरापाषाण काल में होता है। निम्न पुरापाषाण काल में ऐसा देखने को मिलता है कि जब मद्रासी संस्कृति और सोहन संस्कृति का आपस में लगभग ठहराव या फिर एक दूसरे से इक्विवेलेंसन देखा जाता है, तब ये जो है आता है। तो निम्न पुरापाषाण काल के भीतर जो है मद्रासी संस्कृति भी आती है और सोहन संस्कृति भी आती है। सोहन संस्कृति कहाँ फैली हुई है? उत्तर भारत में फैली हुई है, यानी ये पहाड़ी राज्यों में फैली हुई है। और दक्षिण भारत में मद्रासी संस्कृति फैली हुई है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी होती है? तो सोहन नदी जो सहायक नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और सिंधु को आप जानते हैं कि इंडस कहा जाता है। इंडस, तो इसी के नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी भारत में जो है पाकिस्तान के पड़ोसी राज्यों में भी लागू होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चंस आपके यहाँ खूब पूछा जाता है। अगला पॉइंट, सोहन नदी घाटी में पूर्व पाषाण काल अनुसंधानकर्ता कौन रहे? यानी सोहन नदी घाटी की खुदाई का कार्य और मूल रूप से उसे खोजने का कार्य किसका रहा है? तो 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने सोहन नदी की घाटी को खोजा है। डीएन वाडिया ने खोजा है, याद रखिएगा, डीएन वाडिया ने खोजा। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी खोज करने का श्रेय किसे जाता है? हैंड एक्स की खोज किसने किया था? हैंड एक्स को खोजने का काम यानी हाथ वाली कुल्हाड़ी खोजने का काम किसका रहा है? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले जो है हाथ की कुल्हाड़ी को खोजा। हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी भारत से ही प्राप्त होता है। एल्यूलियन किसका उपनाम होता है?
तो एशुलियन कहा जाता है। एशुलियन किसका उपनाम होता है? कुल्हाड़ी का जो है नाम होता है एशुलियन। एशुलियन रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जैसे खोजते हैं वो हैंड एक्स होती है, और एशुलियन किसे कहा जाता है? कुल्हाड़ी को ही एशुलियन भी कहा जाता है। फलक संस्कृति किसका जो है उपनाम होता है? फलक संस्कृति किसका उपनाम है? तो मध्य पूर्व पाषाण काल का जो है डाटा फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति। आगे बात करते हैं। आगे अगर पूछा जाए तो जो है पेंसिलों के प्रकार में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे डार्क चलने वाली पेंसिल, सबसे हल्के चलने वाली पेंसिल। तो सबसे डार्क चलने वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो HB टाइप की जो पेंसिल होती है, आप देखते होंगे आपके पास जो है ऐसी पेंसिलें विद्यमान होती हैं, ये डार्क चलती हैं HB टाइप वाली पेंसिल। और पेंसिल कितने प्रकार की होती है? तो पेंसिल को 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो सिग्रोफिटो का विकास कहाँ पर हुआ था? सिग्रोफिटो की अगर बात करते हैं तो सिग्रोफिटो का जो विकास है वो इंडोनेशिया के आसपास होता है। तो इसका सही जवाब इंडोनेशिया के साथ बनेगा। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट आता है मिथिला कहाँ का चित्रकला है? मिथिला की अगर बात करते हैं तो मिथिला मतलब मधुबनी, मधुबनी मतलब बिहार। तो आप जानते हैं मिथिला कहाँ की चित्रकला है? बिहार की चित्रकला है, यानी मधुबनी की चित्रकला मानी जाती है। आगे अगर बात करते हैं अगला पॉइंट क्या आएगा? ट्राइबल आर्ट्स किससे संबंधित है? ट्राइबल आर्ट्स की अगर बात करते हैं तो ट्राइबल आर्ट्स जनजातीय कला को कहा जाता है। तो जनजातीय कला का जो संबंध है वो ट्राइबल आर्ट्स से यानी ट्राइबल आर्ट से माना जाता है। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है किसी परंपरागत कला को आदर्श मान करके, किसी परंपरागत कला को आदर्श मान करके उसका प्रदर्शन करना कहलाता है। तो किसी परंपरागत कला है उसको आदर्श मान लीजिए कि उच्च मान लीजिए, यही सबसे उच्च है, फिर उसे करना जो है शास्त्रीय कला कहलाता है। तो परंपरागत अगर लगातार आगे बढ़ने वाली कला है उसको आप आदर्श मान रहे हैं तो वो शास्त्रीय कला के रूप में उभर करके सामने आ जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है। आगे अगला पॉइंट आता है विश्व स्तर पे पेंसिल कंपनी की स्थापना कब होती है? तो सबसे पहले विश्व स्तर पे जो पेंसिल की कंपनी है वो 1716 ईस्वी में एस्टेब्लिश हो जाती है, 1716 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है चीनी चित्रकला। चीनी चित्रकला का षडांग किसे कहा जाता है? तो चीनी चित्रकला का जो षडांग है सिंहो को कहा जाता है, सीहो। तो चीनी चित्रकला का जो षडांग है वो सीहो है, जबकि भारतीय चित्रकला का षडांग रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवण योजनम सदृश का भंग विच्छेद षडांकम है। ठीक है। तो ये 6 अंग होते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है रिप्लिका का प्रयोग किसमें किया जाता है? अगर बात करते हैं रिप्लिका का प्रयोग किसमें किया जाता है? मूर्ति की प्रतिकृति बनाने के लिए। रिप्लिका का जो प्रयोग होता है मूर्ति की प्रतिकृति बनाने के लिए रिप्लिका का प्रयोग होता है। आप देखते होंगे आपके आसपास जो है शोरूम की दुकानें होंगी तो वहाँ पर रिप्लिका खूब दिखाई देता है, उसके ऊपर जो है कपड़े लगा करके फिर उसे सजाने का काम किया जाता है, तो रिप्लिका का ही है। ठीक है। मूर्ति का जो सांचा होता है वही रिप्लिका है, तो वो प्रतिकृति होती है। ठीक है। अगला पॉइंट चेरासिरो का प्रयोग किसने किया था? चेरासिरो का प्रयोग किसने किया? चेरासिरो का अगर प्रयोग की बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया जाता है चेरासिरो का प्रयोग। चेरासिरो का प्रयोग किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची ने थोड़ा सा अच्छे से किया है। विश्व स्तर पे पेंसिल की खोज किसने की? विश्व स्तर पे अगर पेंसिल की खोज की बात होगी तो फेबर ने किया है। फेबर यानी इंग्लैंड के जो है नागरिक होते हैं, उन्होंने खोजा है। अगर बात हो पेंसिल की खोज की तो विश्व स्तर पे आप जानते हैं पेंसिल कंपनी कब स्टेब्लिश होती है? 1716 में स्टेब्लिश होती है। आगे बात करेंगे तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनती है? ग्रेफाइट वाली जो पेंसिल है वो कब बनती है? तो 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में बनाई जाती है। 1662 ईस्वी में ग्रेफाइट पेंसिल सबसे पहले बनती है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? तो पेंसिल सिडार की पेड़ की लकड़ी से पेंसिल मेंटेन किया जाता है। बीच में चाहे ग्रेफाइट लगाओ चाहे जो लगाओ, आप सिडार का पेड़ ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्योंकि सिडार का पेड़ थोड़ा सा मुलायम भी होता है, अच्छा भी होता है, और उसमें जो है कार्य करने में भी थोड़ी सी सहजता होती है। अगला पॉइंट कह रहा है पेंसिल कितने डिग्री पे दिखाई देती है? पेंसिल कितने डिग्री पे दिखाई देती है? तो ये सब क्वेश्चन हमने जो है मॉडल पेपर में सहेजे हैं। मॉडल पेपर हो चाहे टेस्ट पेपर हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, उसमें आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो पेंसिल कितने डिग्री पे दिखाई देती है? अगर दिखाई देगी की बात होगी तो ये 75 डिग्री पे नहीं 15 डिग्री पे दिखाई देती है। तो 15 डिग्री झुकाव के साथ पेंसिल दिखना स्टार्ट हो जाती है। आगे अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड पेंसिल की अगर बात करते हैं तो एस टाइप की पेंसिल सबसे हार्ड होती है। सबसे जो है अच्छी पेंसिल चलने वाली है यानी गाढ़ी चलती है कौन? HB टाइप की पेंसिल सबसे गाढ़ी चलती है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में सर्वप्रथम तैलीय रंग का प्रयोग किसने किया? भारत में सबसे पहले तैलीय रंग का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया। केरला के लिए मन्नूर वाले हैं राजा रवि वर्मा। आप जानते हैं भारत में तैलीय रंग के जन्मदाता भी राजा रवि वर्मा ही माने जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन की अगर तेल की बात होगी तो मूल रूप से तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। और ये थोड़ा सा फेमस डाटा हो जाता है, तारपीन का तेल वाला चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है।
अगला पॉइंट कह रहा है तैल रंग से बना चित्र को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तैलीय रंग से बना चित्र जो है सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वार्निश का प्रयोग किया जाता है। वार्निश याद रखिएगा, वार्निश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तैलीय रंग से बना चित्र को सुरक्षित रखने के लिए यानी रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट कह रहा है तैलीय ब्रश को किस तेल से क्लीन किया जाता है। तैलीय ब्रश को किस तेल से तकनीक किया जाता है या साफ किया जाता है, तो तारपीन का तेल जो है तैलीय ब्रश को साफ करने के लिए भी प्रयोग होता है। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल ही यूज किया जाता है पेंटिंग में भी, और तारपीन का ही तेल यूज किया जाता है तैलीय ब्रश में भी, ठीक है, साफ करने में भी। अगला, तैलीय चित्रण में कलाकार रंग लाने का क्या सिद्धांत होता है। तो तैलीय चित्रण में कलाकार रंग जो लाता है वो डार्क टू लाइट की तरफ जाता है, डार्क टू लाइट वाले सिद्धांत पे कार्य करेगा, तब जाकर के कलाकार उसमें रंग ला पाएगा। अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट कह रहा है क्रेयॉन से बने चित्र किस वार्निश का प्रयोग करते हैं। क्रेयॉन से बने चित्र मूल रूप से डामर वार्निश का प्रयोग करते हैं। क्रेयॉन से बना चित्र कैसा प्रयोग होता है, डामर वार्निश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब जाके इसमें जो है सफाइयाँ आ पाती है। अगला पॉइंट, अलसी के तेल का प्रयोग किस चित्रण में किया जाता है। अलसी का तेल मूल रूप से कौन सी चित्रण विधि में किया जाता है, तो तैलीय चित्रण विधि में इसका प्रयोग खूब अच्छे से होता है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है जयपुर शैली में किस वंश का शासक रहा है। जयपुर शैली में कौन सा वंश, तो कछवाहा वंश जयपुर शैली में अच्छे से कार्य किया है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, थोड़ा सा हर एक पॉइंट को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कहीं कोई पॉइंट छूट भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको छूट भी सकते हैं, उसको अगले क्लास में भी रिकवर किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है किस शैली को जयपुर, आमेर, ढूंढार, कछवाहा आदि नाम से जाना जाता है। तो जयपुर कहो, आमेर कहो, ढूंढार कहो, कछवाहा कहो, ऐसी शैलियों का नाम होता है जयपुर शैली। तो इन सभी का नाम जयपुर शैली के नाम से ही जाना जाएगा। चाहे कछवाहा कहिए, चाहे ढूंढार कहिए, चाहे आमेर कहिए, चाहे जयपुर शैली कहिए, सभी का नाम कुल मिलाकर के जयपुर शैली ही पड़ेगा। ये सभी एक ही के जो है उपनाम है, यानी सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि आमेर शैली पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है। तो आमेर शैली पे मूल रूप से जो प्रभावी रही है वो शैली रही है मुगलिया शैली, मुगल शैली। आमेर शैली के आरंभ में किस ग्रंथ का चित्रण होता है, तो आमेर शैली के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में मूल रूप से यशोधरा चरित्र, यशोधरा चरित्र का जो है अच्छे से प्रयोग हुआ है, यशोधरा चरित्र का चित्रण दिखाई देता है। अगला पॉइंट कह रहा है जयपुर के चित्रकार, जयपुर के चित्रकार प्रमुख आधार कौन सी पुस्तक मानते हैं। तो बिहारी सतसई मूल रूप से जयपुर के चित्रकारों का आरंभिक पुस्तक माना जाता है और आरंभिक चित्र का ही साक्ष्य दिया जाता है, यानी बिहारी सतसई का ही साक्ष्य वो लोग देते हैं। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था। जयसिंह द्वितीय को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था, तो जहांदरा शाह, जहांदरा शाह ने मूल रूप से जयसिंह द्वितीय को मिर्जा की उपाधि देता है। मिर्जा की उपाधि कौन देता है, जहांदार शाह के द्वारा या फिर जहांदरा शाह के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी है। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी है, तो फारूक सियार ने मूल रूप से जो है जयसिंह द्वितीय को सवाई राजा, सवाई जयसिंह द्वितीय इसीलिए कहा जाता है, तो फारूक सियार के द्वारा जो है दिया जाता है सवाई की उपाधि। आगे बात करते हैं शारदाचरण उकील के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। शारदाचरण उकील के गुरु कौन रहे हैं, यानी गुरुजी आप जानते हैं उन्नीनाथ ठाकुर रहे हैं शारदाचरण उकील के गुरुजी। शारदाचरण उकील किस विद्यालय में जो है, किस विद्यालय की स्थापना करते हैं या स्थापना करने का काम शारदाचरण उकील का कौन सा विद्यालय रहा है, तो आप जानते हैं उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है। उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स शारदाचरण उकील ने जो है इसे इस्टेब्लिश किया था, शारदाचरण उकील ने। आगे बात करते हैं तो अगला नाम आता है उकील की कला में ठाकुर शैली के अलावा किस शैली का प्रभाव था। तो मुगलिया शैली, ईरान शैली का प्रभाव भी जो है ठाकुर शैली के अलावा शारदाचरण उकील की कला में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, अगला पॉइंट आ रहा है कि रूपलेखा नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था। रूपलेखा नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया, तो रूपलेखा नामक जो पत्रिका है इसको शारदाचरण उकील के द्वारा ही स्टैब्लिश किया जाता है, यानी कुल मिला के प्रकाशित किया जाता है, यहाँ से छपती है पत्रिका, ठीक है। रूपलेखा पत्रिका किसने, तो शारदाचरण उकील ने जो है छपवाया था। रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो संपादन का कार्य जो है वो मूल रूप से वारदा उकील ने किया है। वारदा उकील इनके भाई होते हैं, शारदाचरण उकील के भाई होते हैं, बड़े भाई हैं। और शारदाचरण उकील के कौन भाई, इंडिया हाउस लंदन में भी भित्तीय चित्रण बनाए हैं, तो वो हैं वारदा उकील। वारदा उकील ने भी शारदाचरण उकील के भाई हैं, आप जानते हैं इंडिया हाउस लंदन में है और लंदन में भित्तीय चित्रण का कार्य वारदा उकील ने बहुत अच्छे से किया है।
कुछ चित्र देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे कि शारदा चरण उकील के चित्र कौन से हैं। तो ईद का चांद थोड़ा फेमस डाटा होता है, जटायु की मृत्यु थोड़ा फेमस डाटा होता है, राधा कृष्ण हो गया और वंशीवादक गोपाल हो गया। तो ये सब जो रचनाएं हैं शारदा चरण उकील की थोड़ी सी अच्छी रचनाओं में शुमार हैं, इनको आपको याद रखना होगा तब जाके आपका काम बन पाएगा। जटायु की मृत्यु, ईद का चांद, राधा कृष्ण और वंशीवादक गोपाल किसकी रचनाएं हैं? शारदा चरण उकील की अच्छी रचनाओं में शुमार है। नाम याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, 148 फतेह करना है। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है सुधीर रंजन खासगीर के उत्कृष्ट चित्रण में कौन सा नाम आता है? सुधीर रंजन खासगीर यानी जिन्होंने माँ और शिशु बनाया हो, नगनालय बनाया हो, विधवा बनाया हो, दीपावली बनाया हो, ये सब रचनाएं हैं। तो उनमें माँ और शिशु जो है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, उत्कृष्ट चित्रण माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृतियों को किसने बार बार जो है अंकित किया है? तो मुखाकृति को दर्शाने का प्रयास सुधीर रंजन खासगीर ने किया है। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति को किसने बनाया? तो सुधीर रंजन खासगीर ने कई बार देखने का प्रयास किया है, कई बार बनाया है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में अगर बात करते हैं तो लखनऊ के शिष्य होते हैं कुछ सुधीर रंजन खासगीर के। तो लखनऊ के शिष्य कौन से हैं? सुधीर रंजन खासगीर के जो लखनऊ के चित्र हैं उसमें मदन लाल नागर का नाम आता है, उतार सिंह पवार का नाम आता है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम आता है। मदन लाल नागर को आप जानते हैं लखनऊ के सितेरा के नाम से जाना जाता है, जबकि रणवीर सिंह बिष्ट आप जानते हैं कि मूल रूप से ये गढ़वाल, पहले गढ़वाल वाले हैं। आगे बात करें तो अगला पॉइंट आएगा सुधीर रंजन खासगीर के कुछ चित्र। सुधीर रंजन के खासगीर के जो चित्रण हैं उन्हें भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लय की बात हो, माँ और शिशु की बात हो, बसंत की बात हो, अमावस पर कौवे की बात हो, भिक्षुड़ी की बात हो, तूफान में यात्रा की बात हो, दीपावली हो, विधवा हो, प्रतिज्ञा हो, बसंत हो, तालाब से वापसी हो, नग्नालय हो, आत्मविस्मृत हो, अधिक अन्न उपजाऊ हो, या फिर मूल रूप से रविंद्रनाथ हो, उसके साथ साथ गुरुदेव और बापू हो, प्रतिज्ञा हो, विधवा हो, अधिक अन्न उपजाऊ हो, ऐसी रचनाएं किसने बनाई? तो ऐसे चित्र मूल रूप से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये सारे के सारे चित्र सुधीर रंजन खासगीर के द्वारा बनाए जाते हैं। सुधीर रंजन खासगीर के शिष्य हो सकता है पूछ लिए जाएं तो मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार और जो है रणवीर सिंह बिष्ट के अच्छे चित्रों में शुमार रहे। इतना नाम याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। उम्मीद है आपको ऐसे सेगमेंट पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ठोक करके दबा दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद, दिल से सैल्यूट, वंदे मातरम।